नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया हैं। ये हमारा सेशन 49 है, 21 अगस्त का। आज हम हिंदू अखबार के ये 4 एडिटोरियल्स लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हमारे 200 एडिटोरियल पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा सभी सिंसियर स्टूडेंट्स को इससे लाभ हो और एग्जाम में बढ़िया स्कोर आप करें। यह है आज का हिंदू और ये ग्रीन मार्क हैं जो हम 4 लेने वाले हैं। शुरू हो जाएं भैया। तो आज का जो पहला हमारा एडिटोरियल है, आपको प्रीलिम्स जीएस 2 3 ऐसे में काम आएगा। रिबूट टू रीसेट। रिबूट टू रीसेट का मतलब यह है कि भारत को अपनी विदेश व्यापार नीति शून्य से पुनर्परिभाषित करनी होगी, रीडिफाइन करनी होगी, ताकि भविष्य के लिए हमें फायदा हो सके। दुनिया बदल गई है। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस, नो एफटीए। प्यारे दोस्तों, अमेरिका जो है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहता है। तो अब भारत के सामने रास्ता खुला है दूसरे विकल्पों के लिए। ये हम इसमें कवर करेंगे और आपको समरी भी देंगे। शुरू हो जाएं। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार जो है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत के साथ किसी भी प्रकार का द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता नहीं करेगी। सो अमेरिका इज नॉट गोइंग टू हैव एनी बायलैटरल एफटीए विद अस नाउ। मजे की बात यह है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इंडिया के जितने भी टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें अमेरिका वन ऑफ द टॉप 2 है। फिलहाल 1 साल के लिए चीन हो गया है। मजे की बात है, देखो आप, इतने एलएसी के झगड़े के बाद चाइना जो है नंबर 1 पे आ गया ट्रेडिंग में। लेकिन वैसे हिस्टोरिकली अमेरिका रहा है। और एक्चुअली अमेरिका हमारे लिए फ़ायदे का सौदा इसलिए है क्योंकि हमारा मर्चेंडाइज और सर्विसेज दोनों ट्रेड में अमेरिका के साथ अच्छा खासा सरप्लस चलता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज भी होते थे। आई एम नॉट गोना अलाउ एनीथिंग। वही वाले डोनाल्ड ट्रंप, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। हाउ कैन यू हैव अ सरप्लस? यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ अस। नो, मोदी ग्रेट गाय। वो वाले अब याद आया होगा आपको। पीयूष गोयल साहब जो हमारे मंत्री महोदय हैं, हाल ही में जिन्होंने भारतीय कॉरपोरेट वर्ल्ड को ज़बरदस्त डांट लगाई थी, सबको एंटी नेशनल बोला था, वही वाले, उन्होंने इसको कंफर्म किया कि अमेरिका एफटीए नहीं लाना चाहता है। और इसका मतलब यह है कि कई वर्षों से जो हम प्रयास कर रहे थे कि एक मिनी ट्रेड डील हो जाए और एक फुल एफटीए, वो प्रयास फिलहाल के लिए समाप्त मान लिए जाएं। तो अब हमारा फोकस क्या है? मंत्री महोदय ने यह कहा है कि भैया अब मार्केट एक्सेस का जो इशू है अब उसको हम सुलझाएंगे। मार्केट एक्सेस का क्या मतलब होता है? अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में हम उतनी एक्सेस नहीं दे रहे हैं। हमारे अपने बहुत सारे कारण हैं उसके लिए, और अमेरिका इस वजह से हमसे काफ़ी कुछ मांग रहा है और हम ये देख रहे हैं कि क्या हम वो एक्सेस दे सकते हैं। उसके अलावा मार्केट एक्सेस फॉर अमेरिकन एग्री प्रोडक्ट्स क्या हम बढ़ा सकते हैं? आई एम वेरी सॉरी, एक पॉइंट ऊपर चलते हैं। एंड द वर्किंग ऑन लोवरिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। देखिए, 2 प्रकार की बाधाएं आप आयात में सामने वाले को दे सकते हैं। एक तो है कि आप आयात प्रशुल्क बढ़ा दो, दैट्स कॉल्ड द टैरिफ बैरियर। दूसरा होता है कि आप बहुत सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दो, क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दो, उसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। फिर है म्यूचुअल रिकग्निशन पैक्ट और कॉमन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब इनके ऊपर बात होगी। अब जो नई चर्चा, व्यापारिक चर्चा अमेरिका के साथ होने वाली है, उसमें जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग मामला है कि अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स की एक्सेस हो गई और कुछ विस्की इत्यादि की एक्सेस हुई, क्या उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकते हैं या कुछ दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर्स घटा सकते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काफ़ी सकारात्मक एक पिक्चर पेंट किया है कि भाई भारत के साथ हम $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड चाहते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल मिलाकर। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसमें भारत के हज़ारों छोटे बड़े प्रोडक्ट्स को कुछ टैरिफ में छूट मिलती आई थी पिछले 40 सालों से, उससे भारत को बाहर कर दिया था जीएसपी से। और वो भारत के लिए बहुत दिक्कत है और जो बाइडेन ने उसको रिस्टोर नहीं किया है। और भारत ने फिर उसका प्रतिशोध लेते हुए थोड़ा बहुत टैरिफ हमारे तरफ से भी बढ़ा दिया था। तो भारत के ऊपर भी टैरिफ रिलीफ कम हुआ, अमेरिका के ऊपर टैरिफ कुछ चढ़ गए। तो अगर अब कोई मिनी डील नहीं होगी और एफटीए नहीं होगा और जीएसपी भी नहीं रिस्टोर हो रहा है, तो ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये है कि 2018-19 में बार बार ऐसा बोल रहे थे भारत में कि अमेरिका के साथ जो व्यापार युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ा है उसका पूरा फ़ायदा भारत को मिलेगा। लेकिन जीएसपी से हटने के बाद भारत ने जो अपनी तरफ से टैरिफ बढ़ा दिया, तो उससे ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिला नहीं। सवाल यह है कि भारत को अब अगले 5 सालों के लिए अपनी पूरी विदेश व्यापार नीति को रिबूट करने का मौका मिल गया है।
एक बहुत अच्छी बात यह है कि पीयूष गोयल जी ने इंडियन इंडस्ट्री को ये बोल दिया है कि एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलने वाला है। मतलब हम इतने हज़ारों प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। बाहर से कंपटीशन आएगी और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आएंगी, तो आप उसके लिए तैयार रहो। तो इसका मतलब ये है कि 2014 से जो हज़ारों हज़ारों प्रोडक्ट्स पे लगातार इंपोर्ट टैरिफ्स भारत सरकार ने बढ़ाए हैं, जो कि 1991 से आ रही एलपीजी की नीति के ठीक विपरीत काम हुआ था। ये बात अरविंद पानगड़िया ने कई बार बोली है, जो नीति आयोग के भूतपूर्व वाइस चेयरमैन रहे हैं। सरकार को वो इंपोर्ट टैरिफ की दीवार को अब गिराना होगा। आत्मनिर्भर भारत जब से आया है 2 साल हुए, बल्कि 1.5 साल हुआ, दुनिया में एक छवि जाने अनजाने में ऐसी बन गई है कि भारत जो है संरक्षणवादी हो गया है, क्लोज मार्केट हो गया है। सरकार ने बार बार बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसा मान के बैठ गई है कि आत्मनिर्भर भारत तो भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, और हम ग्लोबल वैल्यू चेन में अगर इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो हमें वो रास्ता भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। भारत ऑलरेडी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो एशिया की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी डील है, व्यापारिक डील है, रीजनल ब्लॉक है, उससे बाहर हो चुका है। और अब ईयू और यूके के साथ में हम पोटेंशियली एफटीए करना चाहते हैं। तो अब हमें दुनिया को ये बताना होगा कि हम चीन का एक व्यवहार्य विकल्प, वायबल ऑल्टरनेटिव कैसे होंगे। मज़े की बात यह है कि वियतनाम जैसा छोटा सा देश, उसने एफटीए कर लिए हैं और वो अपनी इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रहा है। भारत ने ये जो मिक्स सिग्नल्स दिए हैं पिछले 7-8 सालों में, एक तरफ हम ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार कर चुके हैं, दूसरी तरफ संरक्षणवाद करते हैं, उससे जो हमें एक ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप में आगे बढ़ना है, उसमें बहुत बाधाएं आ रही हैं। कहने का मतलब ये है, हिंदू का एडिटर कह रहा है कि ये समय है कि भारत पूरी ताकत से ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, उसी में लाभ होगा। ये रही समरी, इसको जोर से पढ़ो। जहाँ कहीं भी बैठे हो, भले ही आरबीआई की बिल्डिंग में बैठे हो या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बिल्डिंग में बैठे हो, इसको ज़ोर से पढ़ दो एक बार। और आपको कोई इसमें समरी समझ आती है वो आप लिखो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल के साथ जुड़ो। साथियों, आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, आपको ये यहाँ पर ये लिंक दिख रही है, ये हमारी फ्री साइट है सिविल्स प्रिपरेशन की। इसको रोज़ाना आप यूज़ करें, आप ही के लिए है, बहुत बढ़िया है, अच्छे से यूज़ कीजिए। सभी आईएएस की तैयारी करने वालों के लिए मुझे बहुत खुशी है बताते हुए, हमारे पास 3 अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं। आप चाहें तो हमारा पूरा सेल्फ प्रेप कोर्स, जिसमें हम आपको पूरा हार्ड डिस्क में कंटेंट भेजते हैं और ऑनलाइन सपोर्ट देते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप चाहें तो प्योरली हमारे गुरुकुल पर ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। और फिलहाल हमारा एक टोन्ड डाउन वर्जन भी अवेलेबल है, जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पेशल कोविड पैकेज। आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। आज के आज इंक्वायरी रेज करें, टीम से बात करें, एनरोल करें। आज का दूसरा हमारा एडिटोरियल, इंटरफेथ मैरिजेस एट रिस्क, जुडिशियल बैकलैश। तो फाइनली जुडिशरी ने जो है अलग अलग जो धर्मांतरण कानूनों और शादी ब्याह से संबंधित कानून अलग अलग राज्यों में धड़ाधड़ बन रहे हैं भारत में, उसके ऊपर बहुत करारी चोट दी है गुजरात हाई कोर्ट ने, और काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। समझेंगे तकनीकी रूप से क्या है फेथ एंड मैरिज। एक चीज़ होती है धर्म, एक चीज़ होती है शादी, तीसरी होती है इंटरफेथ मैरिज, 2 अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी। बात यह है प्यारे दोस्तों कि अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान में वयस्कों को पूरा अधिकार है कि वो जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वर्तमान में भारत के अलग अलग राज्यों ने बहुत सारा लव जिहाद के नाम पे कानून बनाए हैं। तो अब गुजरात हाईकोर्ट ने इस बारे में हालिया कानून को लेकर बहुत ही कड़ी टिप्पणियां की हैं। आइए मैं आपको समझा देता हूं। ये आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, GS2, GS4 ऐसे में सभी में काम आएगा। भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का बड़ा बेसिक प्रश्न है भैया। बहुत सारे नए एंटी कन्वर्जन कानून भारत के राज्यों ने धड़ाधड़ बनाए हैं, और इन सब का एक बहुत ही संदिग्ध, संदेहास्पद फीचर यह है कि इंटरफेथ मैरिजेस को ऑलमोस्ट एक अपराध बना दिया गया है। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं होता था, बल्कि भारत में तो इंटर रिलीजियस मैरिज और इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए सरकार इंसेंटिव दिया करती थी पहले। अब उन्हें एक आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, और ऐसा मान लिया गया है कि ये तो केवल धर्मांतरण का हथियार बन गए हैं। मतलब 2 अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी हुई, मतलब उसमें एक ने फ्रॉड किया है, ये मान के चल रही हैं सरकारें। तो ये तो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादती हो रही है, ऐसा गुजरात हाईकोर्ट का कहना है। दूसरा, एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं
उनके नाम बड़े अजीब हैं। उनका नाम दिया गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज। तो इसमें स्वतंत्रता धर्म की कहाँ आई? इसमें तो आपने रोक दिया बल्कि। एंड दे हैव ऑलवेज ट्राई टू क्रिमिनलाइज कन्वर्जन्स टू फ्रॉड फोर्स एल्यूरमेंट। ये जो अलग अलग राज्य कानून बना रहे हैं, ये कानून बनाने वालों का बड़ा जोशीला वक्तव्य हमेशा ये रहता है कि भैया धोखाधड़ी से, जबरदस्ती से, लालच से जो ये कन्वर्जन हो रहे हैं ये सब आपराधिक हैं। मतलब उसमें ये मान के चला जा रहा है कि जो व्यक्ति कन्वर्ट हो रहा है उसमें अक्कल नहीं है, वो फ्रॉड फोर्स एल्यूरमेंट के चक्कर में ही फंसा है, और नॉर्मली लड़कियां। लेकिन अब जो लेटेस्ट थ्रस्ट है उसमें शादियों को भी लपेटे में ले लिया गया है, और ये मान लिया गया है कि शादी हुई है दो धर्मों में, मतलब एक ने दूसरे को फ्रॉड फोर्स एल्यूरमेंट से ही शादी की है। उसमें पर्सनल विल तो सरकार मान ही नहीं रही कि हो सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई ऐसी ज्यादती मत कीजिए। उन्होंने ये कहा है कि मैरिजेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व फ्रॉड फोर्स एंड एल्यूरमेंट कैन नॉट बी टच्ड बाय योर लॉज। ये बहुत बड़ी बात है। भारत में पिछले 3 सालों में ये पहला जुडिशियल बैकलैश इन कानूनों के खिलाफ आया है। क्या कहा गुजरात हाई कोर्ट ने? जिन शादियों में किसी तरह का फ्रॉड फोर्स एल्यूरमेंट नहीं है, उन शादियों को आप अपने इन कानूनों से टच नहीं करेंगे। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते इंटरफेथ कपल पे। 2021 में गुजरात ने एक बहुत ही कड़ा कानून बना दिया। पहले से कानून था, उसमें संशोधन कर दिया। कानून का नाम है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या किया? बहुत सारे नए अपराध घोषित कर दिए। कन्वर्जन बाय मैरिज, बाय गेटिंग अ पर्सन मैरिड, बाय एडिंग अ पर्सन टू गेट मैरिड। बेसिकली अब आप ये बोल रहे हो कि शादी की, और अगर उसमें किसी एक पार्टी ने धर्म परिवर्तित अपनी मर्जी से किया तो ये तो फ्रॉड ही है। ऐसा कानून बोल रहा है, भले ही उसने मर्जी से किया हो। और 2 लोगों की शादी करवाई तो वो आदमी भी फंसेगा। किसी की शादी में मदद की, वो आदमी भी फंसेगा। आपको समझ में आया? तो कोर्ट ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? जो एडल्ट अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आपने तो उनको भी पूरी तरह से अपराधी बना दिया। सरकार ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने बोला कि हम जेन्युइन इंटरफेथ कपल पे कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई एक हिंदू और मुसलमान आपस में शादी करें, हम उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अगर उन्होंने अपनी इच्छा से किया। तो कोर्ट ने कहा तुम्हारी भाषा तो कानून की ये नहीं कहती है। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट बोला कि जो धारा 3 है इस कानून की, वो ये बोलती है कि एनी कन्वर्जन कमिंग विद इन मैरिज इज प्रोहिबिटेड। मतलब लड़का लड़की, आदमी औरत की शादी हुई वयस्कों की, और उसमें किसी एक ने धर्म परिवर्तन किया, आपने उसको अपराधी बना दिया है कानून में, ये अलाउड नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से कई बार ये बोल चुका है कि प्राइवेट लाइफ्स पर कोई पुलिस नहीं बिठाएगा। भारत का कोई भी एडल्ट, आपको दीपक मिश्रा याद होंगे, चीफ जस्टिस थे भारत के, आज से 3 साल पहले उन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था जिसपे उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि 2 वयस्क भारतीय किससे शादी, कैसे आपस में शादी करेंगे, उस पर सरकार, समाज, दूसरे मोरल पुलिस करने वाले कोई बंदिश नहीं लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति क्या धर्म फॉलो करेगा सरकार तय नहीं करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, लेकिन राज्य सरकारें इसको मान नहीं रही हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट की बात गुजरात हाई कोर्ट ने फिर से कह दी। आपको बात समझ में आ गई? एक्सपर्ट्स पहले दिन से जानते थे कि ये जितने कानून ऐसे बन रहे हैं, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कसौटी पर आए तो ये खरे उतरने हैं ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इंटरफेथ मैरिजेस को ही ग्राउंड फॉर प्रोसिक्यूशन बना दिया है। मतलब कोई 2 धर्मों के इंसानों ने शादी की कि ये मान के ही चलना कि वो तो फंसे, ये कानून ऐसे बने हैं, तो ये तो जुडिशरी कभी अलाउ करेगी नहीं। गुजरात का कानून अनुच्छेद 21 के खिलाफ जाता है, इसलिए उसको उतने हिस्से को स्ट्राइक डाउन यानी कि रीड डाउन कर दिया गया है। कई राज्यों ने दरअसल ये नए कानून बनाकर समुदायों को दूर करने का काम किया है, और ये जुडिशरी को अब समझ में आने लगा है। लेकिन फिलहाल अभी जो राजनीति की धारा है उसमें जुडिशरी को बार बार ऐसा कहना होगा तभी वो रुकेगा, नहीं तो जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, और हिंदू के एडिटर ने जो जो कहा मैंने आपको शब्दशः समझा दिया है। आ गया क्लियर? तो प्यारे दोस्तों, इसकी भी समरी निकालिए, और ये रही आज की हमारी समरी। जोर से पढ़ो इसको, जहां कहीं भी बैठे हो इतने जोर से पढ़ो कि तुम्हारे घर वाले बोलें कि क्या हो गया हमारे बेटे को, क्या हो गया हमारी बेटी को। और साथ ही साथ अपनी समरी भी निकाल के कमेंट थ्रेड में लिखिएगा। पार्टिसिपेशन अच्छा रखो, मेरा जोश का लेवल हाई बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है भैया, करके दिखाएंगे। संदीप सर जिंदाबाद लिखना कंपलसरी है।
आज का तीसरा जो लेख है हमारा, व्हाट नेक्स्ट इन अफगानिस्तान, इंडियाज ऑप्शंस, बहुत बढ़िया लिखा है। प्रीलिम्स GS2, GS3 और ऐसे में भी ये काम आएगा। GS3 क्योंकि मिलिट्री, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी सब कुछ आएगा। तो देखें दोस्तों इसको, अब अफगानिस्तान को लेकर इतना सारा आ रहा है, इतना कुछ लेख छप रहा है, तो ये लेख अपने आप में आपका इंडियाज फॉरेन अफेयर्स का बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। शुरू हो जाऊं भैया। तो ऑथर ये कहते हैं कि भैया अफगानिस्तान में जो केवल 15 दिनों में राजनीतिक स्थिति अचानक से बदल गई, ये पूरे विश्व की राजनीति में एक भूचाल से कम नहीं है, और ये भारत के लिए क्षेत्र में बहुत कड़े विकल्प प्रस्तुत करता है। चीज़ें अब इतनी सरल नहीं रह गई हैं। अमेरिका जिस तरह से दुम दबा के पीठ दिखा के यहाँ से भागा है, वो उसने ठीक नहीं किया। सुन रहे हो ना जो बाइडेन? और ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था, ऑथर ने नहीं लिखा है पता चला ऑथर की नौकरी चली गई इस चक्कर में। तो अमेरिका जिस तरह से पीठ दिखाकर भागा है, दुम दबा के भागा है, सुन रहे हो ना जो बाइडेन, उसने एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। और ये हुआ है यूरेशिया के हृदय स्थली में, जो भारत के लिए बहुत प्रिय है। हम वहाँ तक पहुँचने के इतने जतन कर रहे हैं, और इसके प्रभाव तो भैया एकाधिक होंगे। ये जो वैक्यूम है, अब उसको शक्तियों की एक नई धुरी फिल करने के लिए तैयार है। चीन, पाकिस्तान, रूस, तालिबान, ये चारों मिलके यूरेशिया में अमेरिका ने जो वैक्यूम बनाया उसको भर रहे हैं। और ये भी संभव है कि ईरान भी अवसरवादिता दिखाते हुए इसमें कूद पड़े चाइना के नेतृत्व में। और अब तो इब्राहिम रईसी हैं, हालांकि ईरान एक शिया देश है और ये वाले जो हैं ये सुन्नी हैं, तो इनके आपस के दूसरे टेंशन बहुत सारे ऐतिहासिक हैं, 1600 सालों से चल रहे हैं, 1400 सालों से, वो एक अलग बात है। लेकिन चीन के नेतृत्व में ईरान भी इसमें कूद सकता है, और वैसे भी उनके बीच में काफ़ी लंबा चौड़ा डील तो पहले ही हो चुका है। अब ये सारे के सारे देश, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान और तालिबान ग्रुप, ये एंटी अमेरिका हैं। तो यूरेशिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होगा अगले 5 सालों में, ये तो तय है। अब भारत ने पूरी तरह अमेरिका का पक्ष लिया हुआ है, तो यूरेशिया में भारत का इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? 1 + 1 = 2 हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि तालिबान को छोड़ के जो बाकी नाम हमने लिए, इनके लिए अभी जो कुछ चल रहा है ये अपॉर्चुनिटी है कि टाइम बॉम्ब है, क्योंकि तालिबानी किसी के भी नहीं है, वो सिर्फ खुद के हैं, और उनका दिमाग कब खराब हो जाए इसका कोई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। तो बाकी के देश अगर ये सोच रहे हैं कि हमें फ़ायदा हो गया, देखते हैं, ऑथर कहते हैं कि देखते हैं समय के साथ। ये भी हो सकता है कि अमेरिका इन देशों के साथ स्टेबिलिटी के लिए कुछ सालों काम करने को तैयार भी हो जाए। अगर वैसा होगा तो अमेरिका का इन देशों के प्रति रुख नरम हो जाएगा। तो भारत के लिए क्या? अब वस्तु स्थिति ये है कि भारत अभी ग्रेट पावर तो बना नहीं है, वी आर नॉट अ ग्रेट पावर, वी आर अ राइजिंग पावर। और वर्तमान घटनाओं में भारत तो पूरी तरह हाशिए पे है। अफगानिस्तान में हमारा नाम तो कोई ले ही नहीं रहा है, हम न टॉक्स का हिस्सा थे, न वर्तमान में उठापटक चल रही है उसमें कोई हमारा नाम ले रहा है। अब हमारा पहला गोल क्या होना चाहिए? मतलब एस जयशंकर जी का पहला गोल क्या होना चाहिए? रेलेवेंट बने रहो, इररेलेवेंट मत हो। सबसे ज़्यादा इमीडिएट फ़ायदा शी जिनपिंग का हो गया, चाइना का, और इस क्षेत्र के लिए उसके तो प्लान्स जो हैं पहले दिन से बड़े ग्रैंड प्लान्स थे। अब वो सभी लोगों को BRI की छतरी में लाने की कोशिश करेगा। हालांकि चाइना भी ये जानता है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े BRI प्रोजेक्ट्स लाना मूर्खता होगी, क्योंकि तालिबानियों का कोई भरोसा नहीं है। दैट विल चेंज द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक फाउंडेशन। और भारत का चारों तरफ से घेराव बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये चिंताजनक बात है। चाइना में फर्दर क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स अलोंग द LAC। अब इससे क्या होगा? चाइना की हिम्मत और खुल जाएगी कि भारत अलग थलग पड़ गया है, तो वो LAC पर और ज़्यादा इतराने लगेगा। ट्रेड में हालात ये हो गए हैं कि चाइना फिलहाल हमारा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया। भारत की इतनी मजबूरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें इंपोर्ट मजबूरी में चाइना से करनी पड़ रही है जो अदरवाइज हम नहीं करते, कि अब हमें करनी पड़ रही है, उसी के बाद हम एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन ये, प्लस हमारा भी बहुत सारा दूसरा ओरिजिनल एक्सपोर्ट चाइना जा रहा है। चाइना को ये बात पता है कि भारत रिश्ता तोड़ नहीं सकता है। ड्यू टू पोस्ट कोविड प्रॉब्लम इकोनॉमी में दिक्कतें तो बनी हुई है ना हमारी। तो भारत को चाइना के साथ रेप्रोचमेंट कर लेना चाहिए। रेप्रोचमेंट का मतलब होता है फॉरेन अफेयर में दोस्ती। उसके बिना भारत अपनी बहुत सी एनर्जी खर्च कर देगा झगड़े में।
इस क्षेत्र में आतंक बढ़ेगा। तो एज फार एज द यूएस प्रेजेंस इज कंसर्न्ड, एफएटीएफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान इज कंसर्न, जो ग्रे लिस्ट में है, और ग्लोबल प्रेशर ऑन तालिबान हैड मॉडरेटेड थिंग्स। अभी तक क्या हो रहा था पिछले 10 सालों में? अमेरिका खुद यहां बैठा हुआ था, पाकिस्तान पे एफएटीएफ का बहुत प्रेशर था, तालिबान पे ग्लोबल प्रेशर तो था ही ना, वो सब अब खत्म हो गया एकदम से। तालिबान ने बहुत सारे अपराधियों को जेलों से छुड़वा दिया है। तो बेसिकली उनको ये बोला है कि वी आर ऑल फेलो ट्रैवलर्स, आओ तुम तो हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। कंट्रीज आर क्वाइटली ट्राइंग टू स्ट्राइक इंडिविजुअल डील्स। कितनी गलत बात है। तालिबान के साथ देश चुपचाप पर्दे के पीछे 1-to-1 डीलिंग कर रहे हैं कि भाई तू हमारे यहां टेरर मत करना। अब ये मतलब इससे बड़ा लेजिटिमाइजिंग क्या होगा? और सब लोग मिलकर एक साथ टेरर से लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो एससीओ में जो एंटी टेरर वगैरह फोरम है, सब नॉनसेंस साबित हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स रशिया और चाइना कभी भी तालिबान के रेजीम को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब कोई इलेक्शन तो होने नहीं है अफगानिस्तान में, और तालिबानियों पे सैंक्शंस का कोई असर तो आना ही नहीं है। ये जो तालिबान की विजय हुई है अमेरिका में, दुनिया भर के आतंकी संगठन फूले नहीं समा रहे हैं, और उनको तालिबानियों ने एक मॉडल दे दिया है कि 20 साल तक संघर्ष करो, बम मारते रहो, और एक दिन अमेरिका भी भाग जाएगा। तो ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है। खुद पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत डेंजरस खबर है। भारत का जो मिशन सेंट्रल एशिया है वो अब समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास अशरफ गनी और हामिद करज़ाई जैसे अच्छे दोस्त थे और हसन रूहानी थे, तब हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब आप तालिबान के रहते क्या करोगे? भारत अब पूरी तरह अफगानिस्तान में तालिबान पर आश्रित है, और शायद चाइना और पाकिस्तान में भी, पर भी। और अभी फ़िलहाल तालिबान से तो हमारे कोई ओवर्ट रिश्ते तो हैं नहीं। भारत ने क्योंकि तालिबानियों से बातचीत ही नहीं की है इतने सालों में, तो कोई लेवरेज बचा भी नहीं। ये प्रिंसिपल्ड पोजीशन मोदी सरकार की थी कि हम आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे। तो अब उसका जो फॉल आउट होगा वो होगा, ऐसा ऑथर का कहना है। क्योंकि भारत अमेरिका के बहुत करीब आ गया है, और क्योंकि ये पूरी एक्सिस एंटी यूएस एक्सिस है, तो फिर भारत को भी अब तैयार रहना होगा। तो इसमें इनका कहना है कि देखो भैया, भारत की विदेश नीति के साथ 3 चीज़ें होने वाली हैं। कौन सी 3 चीज़ें दादा? पहला, क्योंकि भारत का फिजिकल एक्सेस उत्तर पश्चिमी लैंडमास के लिए अब तेजी से घटेगा, तो हमें इंडो पैसिफिक मैरीटाइम फोकस के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम एक मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रेटजी से कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस खत्म कर पाएंगे? दूसरा, भारत पर अब यह मजबूरी हो जाएगी कि हमें हमारे आसपास के जितने छोटे छोटे देश हैं सबसे दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसे कि म्यांमार, जबकि वहाँ इतना ह्यूमन राइट वायलेशन है। क्योंकि अगर म्यांमार भी कूद के चीन की गोद में बैठ गया तो एक और नई दिक्कत। और तीसरा, भारत अब एक्टिवली पाकिस्तान से आगे बढ़ के शांति कर ले, क्योंकि डायरेक्ट टॉक से नहीं तो कोल्ड पीस ही कर ले, क्योंकि अदरवाइज कश्मीर के लिए डायमेंशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। यहाँ से आगे भारत के नेताओं को, भारत के कर्ता धर्ताओं को अपनी सारी लड़ाइयाँ बहुत केयरफुली चूज़ करनी पड़ेंगी। वी हैव टू चूज़ अ बैटल्स वेरी केयरफुली, क्योंकि एक बात हम समझ लें, इंडिया हैज़ टू नाउ फाइट ऑल बैटल्स ऑन इट्स ओन। ये बहुत बड़ी बात बोल दी भाई साहब ने। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? मज़ा आया आपको सेशन में? बहुत लंबा हो गया ये, लेकिन अभी टॉपिक ही ऐसा है और आपको इतना अच्छे से हमने पढ़ाने का बीड़ा उठाया है, तो भैया फिर तो होगा ही। समरी को एक बार ज़ोर से पढ़ो, आप भी अपनी एक समरी निकालो। और आपको क्या लगता है दोस्तों, तालिबान क्या करेगा आगे चल के? भारत के कंटेक्स्ट में आपकी क्या राय है? थोड़ा हमारे साथ शेयर करें, थोड़ा हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा आपके साथ साथ। बहुत ही प्यारा लेख है। आपको भारत की राजनीति के साथ गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या महत्व होता है ये बताने के लिए मैंने ये एडिट लिया है भैया, समझ गए? पॉलिटी का है ये। GS1 में काम आएगा क्योंकि इतिहास है, GS2 में तो आएगा ही, और 4 में भी आएगा। बहुत इंसाइट्स हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन चल रहा है, विशेष तौर पर दलित राजनीति में परिवर्तन की वजह से। तो ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा है? दलित राजनीति का भगवाकरण हो रहा है। कैसे हो रहा है? स्लम्स में हो रहा है। आइए समझते हैं। और गवर्नमेंट स्कीमों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये बहुत अच्छा इंसाइट है। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों का मोबिलाइजेशन बहुत ही सीधा था। भाई, जो दलित हितैषी पार्टियां थी जिनमें बीएसपी सबसे आगे थी, एक वोट बैंक तैयार हो जाता था।
बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो बहन और भाई थे वो पूरा एक वोट बैंक के रूप में बीएसपी को सीधे सीधे वोट दे देते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने जो पिछले 20 सालों में अप्रोच बदली है, अब उससे दलितों की सोच में परिवर्तन आ गया है। आरएसएस एक प्रोजेक्ट चला रहा है, सेवा प्रोजेक्ट, और बहुत सारे दलितों ने जो झुग्गी झोपड़ियों में भी रहते हैं, कॉलोनीज में भी रहते हैं, अपने बच्चों को आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिरों में भेजना शुरू कर दिया, विद्या भारती के। द नंबर ऑफ दलित्स विच आर नाउ एक्टिवली इंटरेस्टेड इन द हिंदुत्व प्रोजेक्ट, या तो सीधे बीजेपी से जुड़ के या आरएसएस से जुड़ के, ये संख्या बढ़ती जा रही है। आरएसएस दलितों की झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया है और एजुकेशन, हेल्थ और माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नाम से चलने वाली केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी स्कीमें और योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई राज्य सरकार की छोटी बड़ी स्कीमें वो बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, कैश ट्रांसफर स्कीम, दलितों को धीरे धीरे ये बातें बीजेपी के करीब ले जा रही हैं। आदित्यनाथ ने मूसाहार और बांतंगियास के लिए स्पेसिफिक स्कीमें लॉन्च की। ये दलितों में दलित होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है इंडियन सोसाइटी के, वो बड़े स्मार्ट हैं। उनके कोई ऐसे पक्के पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं होते कि भैया ताउम्र आजन्म हमको एक ही व्यक्ति के साथ चलना है। वो ये देखते हैं कि आज लेफ्ट पार्टी हो, राइट पार्टी हो, सेंट्रिस्ट पार्टी हो, आज जो मुझे मदद करेगा मैं तो उसके साथ हो लूंगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, ऑथर ने बहुत अच्छा लिखा है, दलितों की जिंदगी डे टू डे की जिंदगी है, आज कमाओ और आज खाओ। तो जो आज मदद करेगा, इनका झुकाव उनकी तरफ होना कोई आश्चर्य का विषय तो है नहीं। मिडिल क्लासेस की कहानी अलग है, उनके पास तो इस तरह का डे टू डे स्ट्रगल तो नहीं होता ना। 1990 के पहले भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े बड़े लक्ष्यों ने भारत के समाज को बांध रखा था। सभी लोग उसे बड़े कि भाई हम आज़ाद देश हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलके लिख देंगे हम एक नई कहानी, उस तरह के गाने जो हैं वो लोगों को जोड़ के रखते थे। और ज़्यादातर उस वक्त कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े रहते थे। हालांकि कांग्रेस उनके लिए सच्चे अर्थों में वो सॉल्यूशंस नहीं दे पाई जो उनको चाहिए था। फिर काशीराम जी का बहुजन मूवमेंट आया और देश की राजनीति में परिवर्तन आया, और वही उत्तर भारत का बीएसपी बना। फिर 1990 में मंडल कमंडल की राजनीति के चलते हिंदुत्व प्रोजेक्ट आ गया, जिसने उस ग्रुप में से थोड़े थोड़े टुकड़े काटने शुरू कर दिए। फिर आरएसएस ने ज़्यादा से ज़्यादा दलितों को हिंदुत्व से जोड़ना शुरू किया, स्कूलों, हॉस्पिटल, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस से। बहुजन पोजिशनिंग बीएसपी की पहले सोशियो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट थी, पिछले 10 साल में ये प्योरली पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बन के रह गई है, जिससे उसकी अपील बहुत कम हो गई है। हिंदुत्व पोजिशनिंग अब यह है कि सभी लोगों को सोशियो कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी देनी है, और बीजेपी के जरिए सत्ता में भागीदारी। तो दलितों में अंदर से जो परिवर्तन आए हैं, एक दलित मिडिल क्लास धीरे धीरे बनी है, लिबरलाइज इकोनॉमी से लोगों को फायदा हुआ है, मीडिया का एक्सपोजर मिल रहा है। तो दलित अब अपने दिमाग से ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे लिए फायदे का क्या, तो उनमें से कुछ बीजेपी आरएसएस की तरफ मुड़ गए हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी अब ये बोलेगा कि दलित केवल एक पार्टी के पीछे हैं, बिल्कुल ही गलत बोलेगा। उसमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। तो सरकारी स्कीमें अगर ज़मीनी स्तर पे लोगों तक पहुंचती हैं तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स को भी मोड़ने की ताकत रखती हैं। ये बताने के लिए मैंने ये एडिट लिया। समझ में आ गया? ये रही समरी, पढ़ो ज़ोर से। और आपको अगर इसमें कुछ और एंगल ऐड करना है तो प्लीज़ आप ऐड कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इंटरनली झगड़ा हो गया। एक सदस्य ने साफ बोल दिया कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं बहुत खतरनाक दिशा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन जल्दी से करो। तालिबानियों का खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार से वो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला था हम नहीं करेंगे, अफगान बुरी तरह डरे हुए हैं। बहुत शानदार इंटरव्यू है ये लीजा कर्टिस मैडम का। इन्होंने ये कहा है, ये साउथ और सेंट्रल एशिया की डायरेक्टर थी यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, कि ट्रंप और बाइडन दोनों ने ही अफगानिस्तान से विड्रॉल के इशू को भयंकर मिसमैनेज किया, नहीं तो ये चीज़ें इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होती। बहुत अच्छा इंटरव्यू, पढ़ लीजिएगा। चाइल्ड मैरिज लॉ में किस प्रकार के स्पेसिफिक अपराधों को ज़्यादा सजा मिलती है और किसको कम, उसके ऊपर बड़ी आई ओपनिंग स्टडी है, इसको ज़रूर देखिएगा। एलोपमेंट का मतलब होता है भाग जाना।
अपोजिशन लीडर्स सारे एक होने की कोशिश कर रहे हैं और पैन इंडिया मोर्चे निकालने की बात कर रहे हैं ताकि बीजेपी का ऑल्टरनेटिव दिया जा सके। प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि आतंक के जरिए वो परमानेंटली सत्ता पे बैठा रहेगा तो मैं उसको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं बोलो। कितनी अच्छी बात बोली है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि कोटा बेनिफिट आप साइमल्टेनियसली 2 स्टेट्स में नहीं ले सकते स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद। मुझे बड़ी हंसी आई ये पढ़ के, कैसी कैसी चीज़ों को डील करना पड़ता है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों आपको फिर याद दिला दें, ये तीनों अलग अलग ऑप्शन है हमारे साथ जुड़ने के, ज़रूर जुड़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो हमारी फ्री साइट है इस पर जाके सारा कंटेंट आपके लिए फ्री अवेलेबल है, पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। अब हम आपसे सोमवार को हमारे 50वें सेशन के साथ भेंट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।